बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाजरीन, मैं हूँ साजिद रिजवी। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल करता हूँ हमारे प्रोग्राम कामयाबी के रास्ते। जी हाँ नाजरीन, कामयाबी के रास्ते प्रोग्राम चैनल विन का सिर्फ और सिर्फ आप तमाम नाजरीन के लिए है। आपको बेहतरीन रास्ता दिखाने की हम लोग अपने प्रोग्राम के ज़रिए कोशिश करते हैं और इस प्रोग्राम में हम लोगों का साथ देते हैं जनाब एस एम रज़ा सर, फैकल्टी मेट सलन ब्रांच मुंबई से ताल्लुक़ रखते हैं, जो आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब बहुत ही अच्छे से देते हैं, क्योंकि आपके फीडबैक जो होते हैं वो हमें पता चलते हैं कि आपको जो लाइन बताई गई है और जो सजेशन दिया गया है आप उस पे आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए एक बार फिर से रज़ा सर हमसे जुड़ चुके हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अलैकुम अस्सलाम और तमाम नाज़रीन इकराम, स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स को सलाम अलैकुम। जी वेलकम है आपका इस शो पे। और जो भी आपके सवालात हैं उनके जवाब के साथ, और अभी जो रिसेंट डेवलपमेंट है उसकी सारी जानकारी आपके साथ शेयर करने के लिए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि एक हफ्ता लोगों के लिए इंतज़ार करना बहुत बड़ी बात है। तो हम लोग उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो हर हफ्ते सवाल भेजते हैं और एक हफ्ता इंतज़ार करते हैं कि आप क्या उन्हें सलाह देने वाले हैं। तो क्योंकि ये सलाह जो होती है वो उनकी ज़िंदगी सुधारने के लिए काफ़ी है। एक और फीडबैक आया था जो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब वो खातून कह रही थी कि करियर काउंसलिंग के लिए अगर किसी को हम फ़ोन करते हैं या अगर हम अभी अपॉइंटमेंट ले रहे थे तो 3000, 2000, 500 लोग चार्ज करते हैं। लेकिन चैनल विन की ये कोशिश और आपकी मेहनत रज़ा सर की कि हम लोगों को ये बिल्कुल ही फ्री में मिल रहा है, ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी नेमत है। बस शुक्र है परवरदिगार का, और चैनल विन का शुक्रिया कि एक अच्छा प्रोग्राम उन्होंने लॉन्च किया। जी और हम लोगों की कोशिश रहेगी आने वाले वक्त में भी कि जो भी आपके सवालात है उसका जवाब आप तक हम पहुंचाएं, हम्म, और हम यहाँ बैठे ही हैं आपकी खिदमत के लिए। जी, क्योंकि उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मैंने भी जब पता किया तो यकीनन करियर काउंसलिंग करवाना एक बड़ा टास्क है उन लोगों के लिए जिनके पास मतलब फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी होती है और लोग नहीं होते हैं। तो हम लोग ऐसा तो है नहीं सर कि 1-2 घंटे का अपॉइंटमेंट मिला और उसके बाद जो है हम लोग ने रास्ता दिखाना बंद कर दिया या गाइड करना बंद कर दिया। चैनल में इनके प्रोग्राम लगातार जुड़ा हुआ है लोगों से। इस हफ्ते नहीं समझ में आया तो अगले हफ्ते आप पूछें सवाल। और आपका भी बहुत जी, बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि जो आप जवाब देते हैं तो उससे लोग जो है सेटिस्फाइड होते हैं, मुतमईन होते हैं, और उसके बाद जो उनका फीडबैक आया है, इस बार भी 1-2 लोग का फीडबैक आया है, थैंक यू सर, आपने हमें अच्छे से गाइड किया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग इस प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं, और आपके सवालात ही इस प्रोग्राम की जान है और हमको मौका देते हैं तमाम बातों को शेयर करने के लिए। तो आपका शुक्रिया। एज हम्म, अ नाजरीन आपका बेहद तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और जिंदगी में गाइडेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आज की जनरेशन बहुत ही टैलेंटेड है। अगर वक्त से उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे दिया जाए, उनको बता दिया जाए कि आगे कैसे बढ़ना है कैसे नहीं, तो मुझे लगता है कि उनको अपनी कामयाबी तक पहुंचने में परेशानी नहीं होगी। टैलेंट आज की जनरेशन में बहुत ज्यादा है। जरूरत है उस टैलेंट को पहचानने की और वक्त से उसको डायरेक्शन देने की। हम्म, मैंने एक प्रोग्राम में एक एग्जांपल दिया था हुसैन बोल्ट का, जो 10 सेकंड में 100 मीटर दौड़ सकता है। लेकिन अगर उसी हुसैन बोल्ट को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे जब दो ट्रेनें रुके और भीड़ वहां हो और उसको दौड़ाया जाए, तो जाहिर सी बात है कि वो 100 मीटर की दौड़ 10 सेकंड में दौड़ हम्म, नहीं पाएगा। वजह क्या है? उसको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिला अपनी हम्म, टैलेंट को शो करने के लिए, पोटेंशियल बिल्कुल। को शो करने। तो सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन वक्त से बच्चों को सही गाइडलाइन देना ये बेहद इंपॉर्टेंट है। और एज ए पेरेंट मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपके बच्चे छोटे हैं, 6th में, 7th में, 8th, 9th, 10th में हैं, तो यही एक प्रॉपर वक्त है कि आप अपने बच्चों के बारे में पूछें, जानें आने वाले टाइम में क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं, किस तरह के कोर्स आने वाले हैं, उसके बारे में आप जानकारी जरूर रखें। जी, सर आपने सही फरमाया, अगर जानकारी नहीं होगी तो हम अपने बच्चों को अच्छे से गाइड नहीं कर सकेंगे। इसी के साथ सर कुछ और भी सवाल हैं मुंबई महाराष्ट्र के एडमिशन का भी मैं सवाल करना चाहूँगा, क्योंकि अब जो है सारे एडमिशन जो हैं ऑनलाइन हो रहे हैं, चाहे वो 10th के बाद हो, 12th के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना हो। और ख़ासकर अगर मैं मुंबई की बात करूँ या अदर स्टेट में, अभी वहाँ पर किस तरीके से एडमिशन हो रहा है, और अगर ऑनलाइन चालू हो गया है तो किन बातों का हमें ख्याल रखना है, या चेंजेस अगर करना है या सब्जेक्ट अगर बदलना है, तो ये सब के बारे में अगर मालूमात हमारे नाजरीन को दें तो बहुत अच्छा रहेगा। महाराष्ट्र में 10th के बाद जब आप 11th में एडमिशन के लिए आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे कॉलेज में आपको 11th के लिए एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है।
दो फॉर्म्स आते हैं और दोनों फॉर्म आपको ऑनलाइन, पहला फॉर्म आपको फुलफिल करना होता है और कि आपको चॉइस क्या लेनी है, आपको साइंस लेना है, साइंस में जनरल साइंस लेना है या बाइफोकल लेना है, या आपको आई मीन ह्यूमैनिटीज आर्ट्स लेना है या कॉमर्स लेना है। और फॉर्म 1 के बाद फॉर्म 2 आता है जिसमें आपको कॉलेज की प्रायोरिटी आपको डालनी है। ओके। कॉलेज की प्रायोरिटी डालने के पहले मैं बच्चों से एक बात कहना चाहूंगा कि आप अपने सीनियर किसी रिश्तेदार बच्चे से जो 11th में 12th में पहले एडमिशन ले चुका है, आप एक बार जरूर पता कर लें कि जो आपकी परसेंटेज है उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर आपको साइंस चाहिए तो किस कॉलेज में आसानी से आपको साइंस मिल सकती है। अगर आपको कॉमर्स चाहिए तो कहाँ आपको प्रायोरिटी में कॉलेज डालना है। होता क्या है कि अगर हमारे पास परसेंटेज सपोज 85 है और मुझे साइंस चाहिए और मैंने टॉप के कॉलेज जैसे जेबीएस है, सीएसटी पे रुइया है, रूपरेल है, या अगर सुमैया स्कूल है, इसमें हमने सुमैया कॉलेज है, अगर हमने उसमें डाल दिया तो वहाँ साइंस की कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाती है, तो हो सकता है हमारा वहाँ पे सिलेक्शन ना हो। तो प्रायोरिटी डालने के पहले आप जरूर पता कर लें कि आपके परसेंटेज के अकॉर्डिंग पिछले साल कहाँ पर क्या सब्जेक्ट मिला। और दूसरी बात, आज के हालात को देखते हुए मैं कहूंगा हमेशा कॉलेज अपने घर के आसपास आप ऑप्ट करें, क्योंकि ट्रैवलिंग आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा इश्यू बनने वाला है। सोशल डिस्टेंसिंग, बॉम्बे में ट्रेन बहुत ओवर क्राउडेड जाती हैं। कोशिश करें कि जी हाँ, कोशिश करें कि अपने घर के आसपास के किसी कॉलेज में आप अपना दाखिला लें, क्योंकि कॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंट एडमिशन कॉलेज में होगा, दैट इज डेफिनेटली एक अपने आप में एक वो वाइटल रोल प्ले करेगा। लेकिन सबसे अहम चीज है कि आप घर पे सेल्फ स्टडी कितना अच्छा करते हैं। कॉलेज कोई भी हो, अगर आप खुद से सिर्फ अच्छी स्टडी करेंगे तो बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और यही हाल है 12th के बाद, अगर आपको बीएससी, बीए या बीकॉम के लिए जाना है तो उसके लिए भी फॉर्म निकला हुआ है, आप फॉर्म अप्लाई करें। बहुत सारे बच्चे जो इंजीनियरिंग के और नीट के एग्जाम के वेट में हैं, उनके लिए भी मैं कहूंगा कि आपके पास अगर बीएससी लेने का कोई है ऑप्शन, कुछ माइंड में है, तो आपको सेफर साइड जाने के लिए फॉर्म फिल कर देना चाहिए जब तक कि आपका एंट्रेंस का एग्जाम नहीं हो जाता है। जब नीट का और जेई का एग्जाम आप दे लेंगे, अगर आपका रिजल्ट बेटर आ जाता है तो आप इस तरफ ऑप्शन ले लेंगे। आप अगर सपोज कीजिए आपका सिलेक्शन नहीं होता है और आपने इधर फॉर्म फिल नहीं किया, तो हो सकता है कहीं एक साल आपका जायद हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो एडमिशन ले लेना चाहिए मतलब? मुझे लगता है साजिद साहब कि एक बार फॉर्म तो जरूर अप्लाई कर देना चाहिए, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करेंगे और उसके बाद एडमिशन लेने में तकरीबन 2 से 3 हफ्ते अभी निकल जाएंगे, और सितंबर के 2nd और 3rd वीक में सारे एग्जाम, एंट्रेंस एग्जामिनेशन आ रहे हैं, तब तक आपका एंट्रेंस एग्जाम भी हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका बहुत अच्छा गया है, आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो आप उस तरफ निकल जाएं, और नहीं तो फिर इस तरफ आप कदम बढ़ाएं। लेकिन कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों के लिए तो मैं कहूंगा कि आपने अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी ऑनलाइन जाएं आप और फॉर्म फिल करें। अच्छा, ये महाराष्ट्र में बायफोकल क्या है? बेहतरीन क्वेश्चन आपने राइज किया है। देखिए, 10th के बाद अगर आपको साइंस लेना है तो साइंस में दो तरह के ऑप्शन हैं, एक है जनरल साइंस और एक है बाइफोकल। बाइफोकल क्या होता है? साइंस के साथ साथ वोकेशनल सब्जेक्ट का अटैचमेंट, यानी जो बच्चे बाइफोकल लेते हैं उनके लिए ऑप्शन क्या होगा? साइंस का मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अगर आपने बाइफोकल लिया तो एक पेपर फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक मैथमेटिक्स, एक इंग्लिश, 4 पेपर ये हो गए, और 2 पेपर आएंगे जिसमें एक होगा कंप्यूटर 1 और एंड कंप्यूटर 2, तो 6 पेपर ये आपके हो जाएंगे। अगर आप चाहें तो कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2 भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये दोनों वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं, कंप्यूटर 1 एंड कंप्यूटर 2, या उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2। तो ये है वोकेशनल का कॉम्बिनेशन। जनरल साइंस का कॉम्बिनेशन क्या होता है साजिद साहब? अगर मुझे बायो साइड निकलना है तो मुझे सब्जेक्ट जो अवेलेबल होगा वो होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और इसके अलावा मुझे लैंग्वेज में कुछ ऑप्ट करना पड़ेगा। और साथ साथ छठे सब्जेक्ट में अगर मैं चाहूँ तो सोशियोलॉजी ले लूँ, साइकोलॉजी ले लूँ, इकोनॉमिक्स ले लूँ, स्टैटिस्टिक्स ले लूँ, ज्योग्राफी ले लूँ। ये कॉलेज वाइज ये ऑप्शंस में वेरिएशन आते हैं। जनरल साइंस में कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंक्लूड नहीं होता है, वो जनरली बायो वाले बच्चों के लिए होता है। और बाइफोकल जो बच्चे इंजीनियरिंग आगे चल के करना चाहते हैं ये उनके लिए होता है। तो एक बार आपके जरिए रिपीट करना चाह रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, 4 सब्जेक्ट ये हो गए, और 2 सब्जेक्ट, 2 पेपर वोकेशनल के आएंगे, जिनमें कंप्यूटर 1, कंप्यूटर 2 अगर मैं चाहूँ तो ले लूँ, और नहीं तो इलेक्ट्रॉनिक्स 1 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 2।
जनरल साइंस में क्या होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश आपकी होगी। रिमेनिंग जो आपके पास 2 पेपर बचेंगे उसमें एक लैंग्वेज, और उसके साथ अगर मैं चाहूँ तो सोशियोलॉजी ले लूँ, साइकोलॉजी ले लूँ, या उसके साथ ज्योग्राफी ले लूँ, इकोनॉमिक्स ले लूँ। ये डिपेंड करता है कि उस कॉलेज में कौन सा सब्जेक्ट अवेलेबल है। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है सर ये बहुत अच्छा मतलब सिस्टम है कि हमको पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि हमको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है या बायो की तरफ जाना है। शायद किसी और स्टेट में इस तरह की चीजें हैं कि ये मुंबई में ही थोड़ा सब। मुश्किल है, आई मीन या अब आप जैसे सीबीएसई में जब आप आएंगे तो वहां भी ऐसा ही है, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस साइड जाना है। सीबीएसई में 5 सब्जेक्ट है। अगर आपको इंजीनियरिंग साइड निकलना है तो आपका कॉम्बिनेशन होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, और 5वां सब्जेक्ट आप देखें कि आपको क्या लेना है। और अगर आपको बायो साइड जाना है, अब 5वें सब्जेक्ट में जनरली बच्चे कंप्यूटर साइंस ले लेते हैं, कुछ फिजिकल एजुकेशन ले लेते हैं, और जो बच्चे बायो के साइड जाते हैं वो जो कॉम्बिनेशन लेते हैं उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, और 5वां सब्जेक्ट उनकी मर्जी है, अगर चाहे तो मैथमेटिक्स रख लें, चाहे तो फिजिकल एजुकेशन, या और भी दीगर जो ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शन वो सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अभी वक्त है बच्चों को सिलेक्शन के लिए, तो आराम से कर सकते हैं थोड़ा, लेकिन फॉर्म के लिए आपने बताया है कि जल्दी ही करना है। फॉर्म 1 तो जी, हो चुका है, फॉर्म 2 आ गया है महाराष्ट्र के। राइट। और यहाँ पे साजिद साहब, साइंस के अलावा कॉमर्स के बच्चों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि जो बच्चे कॉमर्स का ऑप्शन लेते हैं उनके लिए सब्जेक्ट क्या होता है। उनके लिए सब्जेक्ट है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज होगा आपके पास इकोनॉमिक्स होगी, आपके पास इंग्लिश होगी, एंड 5वां सब्जेक्ट आप जैसे भी चाहें ऑप्ट कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। जो बच्चे आर्ट्स की साइड जाते हैं उनके लिए 5 सब्जेक्ट में जनरली हिस्ट्री होता है, सोशियोलॉजी होता है, साइकोलॉजी होता है, पॉलिटिकल साइंस होती है, इंग्लिश है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है। इस तरह के ऑप्शंस होते हैं, उसमें से कोई भी 5 सब्जेक्ट का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज के लिए अवेलेबल है, मैंने कॉमर्स के लिए बताया, और एज वेल एज साइंस में इंजीनियरिंग एंड मेडिकल दोनों के हमने अलग अलग आपको बताए सब्जेक्ट के सिलेक्शंस। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं चाहता हूं कि व्यूअर्स के जो सवाल हैं उसका जवाब जी आप दें, तो मैं जी सवाल पढ़ रहा हूं एक एक करके। पहला सवाल जो है अरमान इनामदार का है पुणे से। ये जी कह रहे हैं कि सर आई हैव कंप्लीटेड माय 12th एग्जामिनेशन विद साइंस बैकग्राउंड with 77%. Congratulations. And I have secured 93 marks in mathematics, 75 marks in chemistry, and 72 marks in physics. I wish to pursue my career in artificial intelligence engineering. So I request you to please guide me for this. देखिए AI करना आर्टिफिशियल चाहते हैं, परसेंटेज अच्छा है, काफी अच्छा है सर। बहुत अच्छा है। मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स हैं इनके। ओके। मैथ्स के मार्क्स उनके बहुत खुशी मुझे हो रही है। हम्म। रास्ता जैसे आपने इंजीनियरिंग का कहा है बेस्ट है। आप एंट्रेंस का फॉर्म आपने फिल किया ही होगा, एंट्रेंस आप दें। और देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स ग्रेजुएट लेवल पे, अंडर ग्रेजुएट लेवल पे बहुत कम कॉलेजेस में अवेलेबल है अभी। कुछ आईआईटीज ने इंट्रोड्यूस किया है, कुछ प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में भी बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मौजूद है। अदरवाइज दूसरा रास्ता ये हो सकता है कि आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी आप कर लें और आगे चल के फिर मास्टर्स आप यानी एमटेक कर लें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। एक रास्ता आपके पास ये भी है। दूसरा एक और अहम रास्ता मैं आपके सामने रखना चाहूंगा कि आप बीएससी मैथमेटिक्स कर लें, और उसके बाद हम लोग बार बार कहते हैं कि देखिए एमसीए का एक ऑप्शन कंप्यूटर साइंस में ये भी बहुत बेस्ट ऑप्शन है, या ओआर यानी ऑपरेशन रिसर्च का जो ऑप्शन मैं बता रहा हूँ वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। ये भी दोनों ऑप्शन आपको सॉफ्टवेयर के फील्ड में बहुत ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। लेकिन जब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सोच चुके हैं, बीटेक दें आप किसी बेस्ट कॉलेज में। अगर आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके रैंक के अकॉर्डिंग मिल जाता है वेल एंड गुड, नहीं मिलता है तो आप बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या आईटी करते हैं, देन मास्टर्स। ओके, मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ओके। फिर भी मैं ये जानना चाहूंगा सर कि आर्टिफिशियल के लिए कई और लोग भी सवाल करते हैं। एक सवाल मैं भी अपनी तरफ से पूछ लेता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के टाइम पे डिमांड बढ़ती जा रही है, तो आने वाले दिन में शायद कंपटीशन और ज्यादा टफ हो सकता है, तो बच्चों को अभी से प्लानिंग बहुत मजबूत करनी होगी। नो डाउट। और आने वाला वक्त साजिद साहब 5 साल के बाद ऑलमोस्ट आप मान के चले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही होने वाला है। ओके, एक जमाना था, इन्होंने फैसला लिया है। जी हाँ, बहुत बेहतरीन फैसला है। और आप देखें अब तो हालत ये हो गई है कि दुबई वगैरह में, मैं अमेरिका की तो बात नहीं कर रहा हूँ, अभी मैं दुबई
की बात कर रहा हूँ। दुबई में भी अभी देखा जा रहा है कि बिना ड्राइवर के कार्स चल रही हैं और बहुत सारे होम डिलीवरी के ऐसे भी सिस्टम डेवलप हो गए हैं कि ड्राइवरलेस वैन जो है आपके घर तक आपका सामान छोड़ के आ रही है। ये सब सारी चीजें जो पॉसिबल हो पा रही है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ही हो पा रही है। तो आने वाले वक्त में तो बहुत ज्यादा इसका, और अभी देखें सोशल डिस्टेंसिंग जिस तरह से आ रहा है कि एक ह्यूमन के करीब ना जाए, वहां पे मशीन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी और वो मशीन जो आपके अकॉर्डिंग काम करे, और आपके अकॉर्डिंग काम करने के लिए आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही सहारा लेके वो काम लेना पड़ेगा। तो आने वाले वक्त में बहुत ज्यादा उभरने वाली ब्रांच बन के आने वाली है। ओके सर, मैं दूसरा सवाल आपसे करना चाहूँगा। ये सवाल रिजवान का है। ये कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आई एम रिजवान, आई एम परस्यूइंग MBA in HR, fourth SAM, and I have completed my mechanical engineering in 2018. I am preparing for the UPSC exam too. Congratulations and best wishes for you. So, what are the questions related to my study be asked in UPSC interview? And I have chosen anthropology for the optional subject. I am worried about the questions related to my study. As I know this will be asked in interview. Please give me the proper answer to impress the interviewer. अभी सवाल इनका सर ये है कि इन्होंने MBA कर रहे हैं, HR में 4th सेम है और साथ ही साथ ये मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं और अब UPSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अब ये इनका सवाल है कि मुझे पता है कि UPSC में जो इंटरव्यू लेने वाले रहेंगे वो शायद कहीं से भी सवाल कर सकते हैं, तो आप इन्हें कुछ तरीका बताएं, कुछ सलाह दें कि जिससे ये इंटरव्यू लेने वालों को इम्प्रेस कर सकें। ऑल द बेस्ट आपके लिए पहले, और बहुत सारी दुआएं कि आपका आने वाला टाइम बहुत कामयाब टाइम हो। इंटरव्यू में 2-3 चीजें बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो आपका अपीयरेंस, आप सामने वाले के बातों को कैसे समझ पा रहे हैं, उसको रिस्पॉन्ड कैसे कर रहे हैं, आप कितना अटेंटिव हैं क्वेश्चंस के जवाब के लिए, और जवाब कितना टू द पॉइंट है। बहुत सारे सिलेक्टेड स्टूडेंट का मैंने इंटरव्यू न्यूज़पेपर में पढ़ा है या बहुत सारी मैगजीन में पढ़ा है, जो बातें वहां से निकली है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ऐसे ही बच्चे बताते हुए मिले कि उनसे फसलों के बारे में पूछा गया, खेती कैसे होती है, रबी फसल क्या है, खरीफ फसल क्या है, गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी ज्यादा उपजाऊ होती है, एनवायरमेंटल साइंस पे बेस्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट अराउंड द ग्लोब या आपके कंट्री में जो डेवलपमेंट हो रहा है उस पे जितनी सारी नई नई चीजें निकल के सामने आ रही हैं, साइंटिफिक उनके बारे में नॉलेज है। क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, हो सकता है कि टेक्निकल साइड के भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएं, मैनेजमेंट आप कर रहे हैं उससे भी बेस्ड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं, और एज वेल एज जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उस पर बेस्ड पे क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। बहुत सारे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, एक बार उनका इंटरव्यू आप जरूर पढ़ लें, बहुत सारी मैगजीन्स में आपको मिल जाएगा, उससे बहुत अच्छा आइडिया आपको डेवलप होगा। बस इतना ध्यान रखें, अपने आप को कॉन्फिडेंट रखें, जो भी जवाब दें नटशेल में दें और टू द पॉइंट देने की कोशिश करें। सर एक सवाल यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। ये MBA इन HR कर रहे हैं, 4th सेम है, साथ ही साथ मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं। अब सवाल यहाँ पे छोटा करना चाहूँगा कि क्या ऐसा मुमकिन है कि दोनों सिलेबस के बारे में, दोनों डिग्रियों के बारे में इनसे सवाल हो, और या फिर हमें UPSC के लिए जो प्रिपरेशन करनी होती है या जो इनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है एंथ्रोपोलॉजी, उससे ज़्यादा सवाल होंगे? मतलब कहाँ से सवाल की ये तैयारी करें, क्योंकि उन्हें इसी चीज़ का पता है कि डिग्रियाँ इनके पास 2 हैं, सवाल मैक्सिमम हो सकते हैं। जी हाँ, देखिए इनको समझना चाहिए, जब ये प्रीलिम्स का एग्जाम देंगे तो प्रीलिम्स के एग्जाम में जब बैठेंगे और उसके बाद जब मेंस का एग्जाम देंगे और जनरल साइंस GS के जो पेपर्स आएंगे, GS में आप देखें मेंटल एबिलिटी भी है, रीजनिंग भी है, मैथ्स भी है, एनवायरमेंटल साइंस भी है, इकोनॉमिक्स भी है, स्टैटिस्टिक्स भी है, 10th तक की सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, सिविक्स, ये सब सारी चीजें हैं। तो जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपका ऑप्शन सब्जेक्ट है सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। माइट बी आजकल जो जितने एनवायरमेंट के सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, एनवायरमेंटल जो प्रॉब्लम है वो आजकल देखिए पैंडेमिक आपके सामने बहुत ज्यादा कोविड का असर ग्लोबल है, इस पे भी कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो चीजें आई मीन UPSC अगर आप सिविल सर्विसेज अगर आप क्वालिफाई करते हैं और अगर आप कल को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनते हैं किसी डिस्ट्रिक्ट के, तो ऑल इन ऑल जितने सारे वहाँ प्रोजेक्ट चलेंगे, चाहे वो सोशल वेलफेयर के हों या साइंटिफिक आई मीन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हों, उन सबको आपको लीड करना है। तो आपको एटलीस्ट हर तरह की जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो पैनल बैठा होता है वो पैनल आपसे किसी भी लेवल के क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऑब्वियसली जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है उससे तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे,
लेकिन क्योंकि आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है और आपका एचआर इन आई मीन एमबीए इन एचआर है, तो माइट भी उस तरफ से भी वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ओके, तो इन्हें फुल प्रिपेयर रहना है। या ऑफ कोर्स। ओके, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। माय नेम इज सैयद मासूमा, आई एम फ्रॉम मुंबई। I have passed my HSC Science with 60%. Congratulations. Should I apply for the BSc CS or BSc IT as admission are started or wait for engineering entrance exams? Or should I take drop this year? एक दूसरा भी सवाल है, पहले इसका जवाब दे दे सर। ये मुझे BSc लगता है कि आपको फॉर्म भरना है। अभी तो एंट्रेंस सितंबर के सेकंड वीक में मेंस का आ रहा है, तो आपको फॉर्म जरूर फिल करना है। एंट्रेंस की तैयारी आप करते रहें। अगर आपकी अच्छी रैंक आ जाती है, एमएसटी सीईटी भी आपको देना है, अगर वहां आपको रैंक अच्छी आ जाती है आपकी, तो आप इंजीनियरिंग की तरफ स्विच ओवर कर लें। अदरवाइज आपको फॉर्म फिल कर ही देना चाहिए। फॉर्म फिल करें। BSc IT जी, अब बीएससी आईटी भी और बीएससी सीएस दोनों अपने आप में अच्छे आई मीन कोर्सेज हैं। इनको करके आगे आप एमएससी आईटी या आई मीन एमएससी या कंप्यूटर साइंस आप कर सकती हैं, या हम लोग बार बार कहते हैं एमबीए या एमसीए का ऑप्शन, वो भी आपके लिए हो सकता है। तो अभी फॉर्म फिल कर दें और बचे हुए टाइम में आप जेई की तैयारी करें और एमएसटी सीईटी की भी पैरेलल आप तैयारी करते रहें। ओके, तो ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है एक साल? मुझे लगता है कि पहले इनको इस बार का सीईटी एंड जेई मेंस देना चाहिए और उसके बाद ही सोचना है। और ये फॉर्म फिल रिजल्ट आने वाले हैं इंजीनियरिंग के, तो वो वेट भी कर रही हैं। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ कि पहले तो अभी सितंबर में मेंस के एग्जाम आने हैं और एमएसटी सीईटी भी आना है, तो वो दोनों एग्जाम भी दें, आप ये फॉर्म फिल कर दें। और जब इस फॉर्म को फिल करने के बाद आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं और उधर एमएसटी सीईटी और जेईई मेंस का भी रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद तब आप डिसाइड करें कि आपके लिए बेस्ट क्या है। अभी ईयर ड्रॉप करने के बारे में आपको नहीं सोचना है। तो एंट्रेंस एग्जाम दें, साथ ही साथ एडमिशन भी ले लें। ओके, एकदम एडमिशन के लिए फॉर्म अप्लाई करें और साथ साथ एंट्रेंस की आप तैयारी करते हैं। ओके, एंड दूसरा सवाल है कि आई वांट टू आस्क यू दैट आई ऑप्ट फॉर एस्ट्रोनॉमी आफ्टर कंप्लीटिंग माय बीएससी आईटी। देखिए, एस्ट्रोनॉमी जाने की जी, एस्ट्रोनॉमी बेसिकली फिजिक्स की एक फील्ड है, तो उसके लिए आपको बीएससी फिजिक्स करना पड़ेगा एंड देन मास्टर्स में आपको स्पेशलाइजेशन की तरफ जाना पड़ेगा। वो एक अलग फील्ड है, बीएससी आईटी की एक अलग फील्ड। ओके, तो इसके लिए अलग से पूरा करना पड़ेगा मास्टर, तो उसका बेस नहीं रहेगा। पहले इनको बीएससी फिजिक्स ऑप्ट करना पड़ेगा मुंबई यूनिवर्सिटी के किसी अच्छे कॉलेज में, और बीएससी करने के बाद देन फिर ये मास्टर्स में स्पेशलाइजेशन ले लें। अगर बीएससी कंप्यूटर साइंस फॉर एग्जांपल ये ऑप्ट करती हैं और अभी ये इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रही हैं और इसमें तो फिजिक्स ऑलरेडी है, तो आगे जाके ये मास्टर कर सकती हैं? मास्टर्स करने के लिए फिजिक्स अगर आपकी कोर सब्जेक्ट बीएससी में होगा देन आपको स्पेशलाइजेशन मिलेगा। अगर आप बीएससी कंप्यूटर साइंस या बीएससी आईटी लेते हैं तो मास्टर्स आपको कंप्यूटर साइंस में या आईटी में ही करना पड़ेगा, वहां से एस्ट्रोनॉमी में आपको दिक्कत आएगी। बीएससी फिजिक्स करके आप एमएससी एस्ट्रोनॉमी आप ले सकते हैं। ओके, अगर एस्ट्रोनॉमी जाना है तो बीएससी फिजिक्स अभी ले लें। ओके जी, ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ कि सर मैंने बीटेक किया है और अभी आगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। ये वाजिद हुसैन का सवाल है जम्मू एंड कश्मीर से। वाजिद, अभी थोड़ा सा जॉब के बारे में आपने देखा होगा, परेशानी तो है, नो डाउट सैचुरेशन है इस वक्त। अभी आपके पास वक्त है, मैं कहता हूं कि आप बैंक पीओ या एमबीए की प्रिपरेशन पैरेलल आप करें। ये दोनों प्रिपरेशन आप जारी रखें और जहां जैसे भी मौका मिलता है, आप कहीं वैकेंसी आती है आप उसमें जरूर अप्लाई करें। आप घबराएंगे नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अभी फोर्थ ईयर का एग्जाम देने के बाद या प्रोजेक्ट सबमिट करने के बाद या रिजल्ट आने के बाद अभी उनकी प्लेसमेंट नहीं हो पाई, इवन दो एनआईटीज में या आईआईटीज में भी प्लेसमेंट अभी पूरी नहीं हो पाई है। तो आपको परेशान नहीं होना है, वेट करना है, जैसे वैकेंसी आनी शुरू होती है आप अप्लाई करेंगे। इस दरमियान मैं कहूंगा कि आप किसी भी एंट्रेंस की तैयारी पैरेलल शुरू कर लें, आइदर बैंक पीओ और आप कैट के लिए, आईआईएम्स के लिए आप एंट्रेंस की तैयारी अपनी जारी रखें। ओके, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कहा है हमदान बशीर ने, जो पिछले हफ्ते आपने पूछे गए सवालों के जवाब दिए और इन्हें सलाह दिया था। बहुत शुक्रिया आपका सर। बहुत बहुत शुक्रिया बशीर साहब आपका कि आपने दोबारा से अपना फीडबैक लिखा। बस आपसे दरखास्त है कि आप इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। जी, बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम। मैं भावनगर गुजरात से हूँ। सर मैं अभी बीडीएस के सेकेंड ईयर में हूँ और इसके साथ साथ मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट का भी कोर्स करना है, तो क्या बीडीएस के साथ डर्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स कर सकती हूँ? दोनों साथ में हो सकता है? इफ यस देन कहाँ से करूँ? मैं भावनगर भी जा चुका हूँ, बड़ी अच्छी जगह है और वहाँ के लोग बड़े ही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मिलनसार लोग हैं।
बहुत सारे स्कूल भी मैंने विजिट किया। बीडीएस के बारे में पहले बात कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, आपको मालूम है, बहुत टाइम टेकिंग है। कम से कम कॉलेज आपको 4 से 5 या 6 घंटे आपको जाना होगा और उसके बाद बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको सबमिट करने होते होंगे, आपके सेशनल्स, इंटरनल्स होते होंगे, फिर आपके एग्जाम्स। मेरी आपके लिए सलाह है कि पहले आप बीडीएस पूरा कर लें और बीडीएस पूरा करने के बाद तब इस कोर्स को करें, क्योंकि जो दूसरे कोर्स के बारे में आपने कहा वो भी एक प्रैक्टिकल कोर्स है। जब आप उसको करेंगे तो वहां भी आपको इंस्टीट्यूट जाके प्रैक्टिकल्स करने पड़ेंगे, उस सब्जेक्ट पे भी आपको ध्यान लगाना पड़ेगा, कहीं उसकी वजह से आपका बीडीएस कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए, आपकी स्कोरिंग पे कोई इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। इसलिए मेरी सलाह ये है कि पहले आप बीडीएस कर लें, बीडीएस कंप्लीट होने के बाद तब इस तरह के एडिशनल कोर्सेज आप करें। ओके, बीडीएस के बाद डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Sure, साथ करने में sure, थोड़ा सा जो है डिस्टर्बेंस हो सकता है। राइट, एग्जैक्टली यू राइट। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। ये तनिष्क का सवाल है, कह रही हैं, हाय सर, आई एम इन क्लास 11th, आई टेक द नॉन मेडिकल, हाउ कैन आई प्रिपेयर फॉर द जेईई मेंस एग्जाम, प्लीज हेल्प मी आउट। किसी भी एंट्रेंस, जेईई की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसी भी एंट्रेंस के लिए पहली प्रायोरिटी देखिए, अभी आपने 11 शुरू किया है, 3 बातें मैं कहूंगा। सबसे पहली बात, जो आपका सिलेबस हो, टेक्स्ट बुक जो आपकी हो, उसको इनिशियल टू फाइनल आप करने की कोशिश करें, यानी एनसीईआरटी आप फॉलो करें। इसके अलावा कुछ बुक्स जो जेईई के लिए पर्टिकुलरली प्रिस्क्राइब की जाती हैं, जैसे फिजिक्स में एससी वर्मा बताई जाती है, मैथमेटिक्स में आपको बताया जाता है कि आप सिंगेज पब्लिकेशन या अमित मोहन अग्रवाल की बुक आती है, आरडी शर्मा की ऑब्जेक्टिव आती है, कोई एक आप पैरेलल ले लें, एसएल लोनी की ट्रिग्नोमेट्री आती है, इस तरह की बुक्स आती हैं, वो ले लें आप। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड हो जाए, और पी बहादुर या ओपी टंडन की ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री आती है, वो आप लेके आगे बढ़ सकती हैं। ध्यान रखें, तीसरी बात जो मैं कह रहा हूँ वो ये कि पेपर का पैटर्न आप डे 1 से उस तरह के पेपर को आप फेस करने की कोशिश करें। अगर आपने कोचिंग ज्वाइन किया है, वेल एंड गुड, नहीं किया है तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इनिशियल फेज से ही उस तरह के पेपर के देने की एक हैबिट बन जाए, ताकि आपकी स्पीड ऐसी हो जाए कि जब आप 75 क्वेश्चंस आपके सामने आए तो 3 घंटे में आप आराम से उन 75 क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर पाए। बहुत इनिशियल फेज में आपने क्वेश्चन पूछा है, थॉरली पढ़ने की, सब्जेक्ट को समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए। 1.5 साल सिस्टमेटिक रहिए, बड़े आराम से जेईई आप क्वालिफाई कर सकती हैं। ओके, थैंक यू, शुक्रिया सर। बढ़ता हूँ अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल जो है मोहम्मद हाशिम का है। ये कह रहे हैं, मैंने अभी 12th पास किया है और व्हाट कोर्स शुड आई डू विद कॉमर्स फील्ड। हाशिम साहब, बेहतरीन आपका सवाल है, और यहाँ से इस सवाल के जरिए मैं एक बात और रखना चाहूंगा। ज्यादातर बच्चे ये सोचते हैं कि साइंस में बहुत ज्यादा ऑप्शन है, कॉमर्स में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ कॉमर्स में कितने सारे ऑप्शंस हैं। आप 12th के बाद सीपीटी देके आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं। 12th के बाद आप क्लैट का एंट्रेंस देके लॉ की तरफ आप जा सकते हैं। अगर ये नहीं होता है तो 12th के बाद आप बीकॉम ज्वाइन कर लें। बीकॉम के बाद फिर आपके पास ऑप्शन आएगा, आप सीए कर सकते हैं, सीएस कर सकते हैं, आईसीडब्ल्यूए कर सकते हैं, आप बीएड कर सकते हैं, आप एमबीए कर सकते हैं। आप इसके अलावा एसएससी के, सीजीएल के जितने सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन वो आप दे सकते हैं। आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकते हैं, आप बैंक पीओ का एग्जाम दे सकते हैं, आप रेलवे का एग्जाम दे सकते हैं। तो ऑप्शन की एकदम कमी नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस स्ट्रीम में ऑप्शन है, इसमें नहीं है। सारे स्ट्रीम में ऑप्शन है, बस आप ठीक से पढ़ें और वक्त से जानकारी ले लें। आप आपने इतने सारे ऑप्शन दे दिए तो शायद मेरे ख्याल से मोहम्मद हाशिम के लिए आसान होगा किसी एक को चुनना। बहुत बहुत शुक्रिया सर। इसीलिए तो लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि कई ऑप्शन, फिर लोग का माइंड जो है ब्रॉड होता है, सोचने की जो थिंकिंग होती है वो भी एकदम अलग हो जाती है कि अच्छा इतने सारे ऑप्शन है हमारे पास, हमको पता नहीं था। क्योंकि अब वक्त है कि लोगों को गाइड किया जाए और लोग अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कि लोग लगातार सवाल भी कर रहे हैं सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि इस प्रोग्राम को आप आगे बढ़ा रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आने वाले वक्त में और भी हम लोग जितनी सारी इंफॉर्मेशन अभी आने वाली है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपने सुना होगा आने वाली है, तो उस पे भी हम लोग के पहलू पे भी जरूर बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जिनके बच्चे छोटी क्लासेस में हैं उनके लिए बहुत अहम जानकारी आने वाले वक्त में आने वाली है। तो उस पर हम लोग इंशाल्लाह प्रोग्राम करते रहेंगे, और हर पहलू के जितने सारे पहलू उसके हैं, सारे पहलू पे हम लोग इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू।
तो जी हाँ नाज़रीन, अगर आपके पास कोई सवाल है अपने लिए, बच्चों के लिए, उन करियर के लिए, कोई हेल्प चाहिए, कोई मदद चाहिए या कोई रास्ता जानना चाहते हैं, किसी सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं, किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में जानना चाहते हैं, तो हम आपके लिए हैं यहाँ पर। आप बिल्कुल ही आसान तरीका है, आप सवालात भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है vinislam@gmail.com। साथ ही साथ व्हाट्सएप के ज़रिए भी आप सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 99300474। इंशाल्लाह अगले एपिसोड में फिर आप तमाम नाज़रीन से मुलाकात होगी। सर भी हमारे साथ जुड़ेंगे और आपके ज़रिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब देंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अपने अपनों का ख़्याल रखें।